अचानक एक बात आई कि जो पैसा लगाएगा, पैसा इकट्ठा करेगा, वही जो कि प्रधानमंत्री की सीट पर जाएगा। इसके लिए मोदी जी आगे आए। मोदी जी ने कहा यदि पैसे की बात है तो उसके अरेंज हम करेंगे। तो उसके लिए अडानी और अंबानी और 2 व्यक्ति और हैं जो गाय के मांस का व्यापार करते हैं, बीफ कंपनियां चलाते हैं। जो अब देश को मोदी जी नहीं चलाते हैं, अडानी चलाते हैं, अंबानी चलाते हैं। और की चले क्या, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी बीफ कंपनियों के मालिक हैं वो चलाते हैं। और दूसरी बात आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज देश बिल्कुल बिक चुका है। देखिए, रेलवे बिक गई है, उड्डयन मंत्रालय बिक गया है, डाक विभाग बिक गया है, बिजली जो कि विभाग बिक गया है, शिक्षा विभाग बिक रहा है। मैं कहता हूं अभी तो पुलिस और फौज भी बिकने वाली है, बैंक जो कि बिकी गई है, अर्थात कुछ भी रहा नहीं है देश के अंतर्गत में। आज मैं यंगिस्तान न्यूज के जरिए एक बात कहना चाहता हूं, और ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। और खुलासा यह है कि हमने सदैव से एक इच्छा रखी थी कि आडवाणी कभी प्रधानमंत्री बने। हालांकि बाद में आडवाणी जी इतने उपयुक्त प्रधानमंत्री साबित नहीं होते, ये उनकी कई मानसिकताओं ने दर्शा दिया। पर जितना भी बीजेपी का था, आरएसएस का था, विश्व हिंदू परिषद का था, बजरंग दल का था, हिंदू सेना का था, जितने भी हिंदूवादी संगठन थे, उन सभी का एक विचार था कि आडवाणी प्रधानमंत्री बने। पर ये मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने, इस बात का खुलासा आज मैं करने जा रहा हूं। और ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। देश के अंतर्गत आज तक देश के अंदर किसी ने भी ना तो हिम्मत की है और ना बताया है कि इतना अनपढ़ व्यक्ति, और जो घर से सामान लेकर के भाग गया, और दूसरा बिना किसी इस्तीफा दिए हुए, किसी डिवोर्स दिए हुए पत्नी को छोड़ दिया। और वो व्यक्ति जो सदैव, अब मुझे नहीं कहना चाहिए, जो आरएसएस का खास कार्य होता है उस कार्य के अंतर्गत में संलग्न रहता था। अर्थात चरित्रता की प्रमाणिकता में देखा जाए तो चरित्रहीनता कूट कूट के भरी हुई थी। वो व्यक्ति को इतना महान बना दिया, उसे प्रधानमंत्री गद्दी पर बिठाल दिया। जिस समय रथ यात्रा का दौर था, जिस समय आडवाणी को बहुत ज्यादा जो कि बढ़ाया चढ़ाया जा रहा था, उस समय भी देखा अटल जी का जो कि समय आया, मैं अटल जी के साथ रहा, आडवाणी जी के साथ भी मेरे को ड्यूटी लगी। आडवाणी प्रधानमंत्री उस समय नहीं बन पाए क्योंकि उस समय अटल जी बीच में आ गए थे। कई बार ऐसे मौके आए, परंतु आडवाणी प्रधानमंत्री की सीट से रहते रहते थोड़े थोड़े से नीचे रह गए। केवल देश उन्हें बहुत चाहता था, सब लोग उन्हें चाहते थे। बाद में उन्होंने इमाम बुखारी से अपनी जो कि नजदीकियां बढ़ाई। मैं संत युवराज एक ऐसा व्यक्ति हूं, आडवाणी जी के नजदीक रहा। इमाम बुखारी की जब लड़की की शादी हुई तो उस समय 1000 स्टीम गाड़ी चला करती थी, तो आडवाणी जी की तरफ से वो गाड़ी मैं दे के आया था इमाम बुखारी की बेटिया की शादी के अंतर्गत में। अर्थात मुस्लिम भी प्रेम उनको जाग चुका था, इसमें कोई शंका नहीं। और 2013 की बात बता रहा हूं मैं जिस सभा के अंतर्गत में था, जिन लोगों के बीच में था, 2013 अगस्त की बात आपको बता रहा हूं। 2013 अगस्त, सुन लीजिए, अगस्त का प्रारंभ था, ये शायद 8 या 10 अगस्त की बात है 2013 के अंतर्गत में। तो उस समय एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, आडवाणी जी का फोन आया। और उस समय मैं दिल्ली के अंतर्गत में लाजपत नगर में रहता था, तो उस समय फोन आया प्रातःकाल एक दिन पहले कि भाई आपको साथ में चलना है, नागपुर चलना है, और नागपुर वहां पर बुलाया गया है। अब ये आश्चर्य की बहुत बड़ी घटना थी, तो हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। और हम और आडवाणी जी और आडवाणी जी के कई साथी मित्र, कम से कम हम 12-13 लोग थे, और नागपुर पहुंच गए। नागपुर पहुंचने के बाद नागपुर ऑफिस के अंतर्गत में गए, आरएसएस का कार्यालय था, वहां पर जाकर के काफी जो प्रस्ताव रखा गया सब बहुत अच्छा था। एक साधारण जो कि उस तरीके से उस समय पर मुख्यमंत्री का पद था, साधारण तो नहीं कह सकते हैं, मोदी जी का, तो वो भी आए हुए थे। और वहाँ पर जो कि ये जो कि एक वो और था, क्या नाम जो कि उनका बताता हूँ, ये तारक मेहता, ये भी आया हुआ था। ये और कई लोग वहाँ पर जो कि आए हुए थे, जो फिल्मी हस्तियाँ थीं, कई उद्योगपति थे, आरएसएस के लोग थे, बजरंग दल के जो कि लोग थे, अशोक सिंघल जी थे, काफ़ी लोग जो कि महत्वपूर्ण लोग वहाँ आए हुए थे। और लगभग उन सभी से छट करके हम 50 लोग थे, जो हमारी मीटिंग हुई बड़े हॉल के अंतर्गत में। मीटिंग का जो कि सिलसिला जारी हुआ, और उसके अंतर्गत में एक जो कि विचार विमर्श हुआ कि प्रधानमंत्री आडवाणी जी को ही बनाया जाएगा। 2014 का जो ये चुनाव है, आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। पर लास्ट में एक बात फेंकी गई कई नेताओं के द्वारा, कई लोगों के द्वारा, और उन्होंने कहा कि एक बात हम पूछना चाहते हैं इसके अंतर्गत में कि आखिरकार बीजेपी के पास उतना पैसा नहीं है
क्योंकि जो एक एक रुपया राम जन्मभूमि का आया था, एक ईंट और 1 रुपया आया था, वो पैसा देने को अशोक सिंघल जी तैयार नहीं थे। वहां पर कई विवाद थे। और मैं कहना चाहता हूं, बाकी जो पैसे की स्थिति थी, कई उद्योगपति देना चाहते थे पर उनसे लेना नहीं चाह रहे थे। उसके लिए वहां पर 2-3 कट्टी घर चलाने वाले, सैटेलाइट हाउस जो कि वो सेंट्रल हाउस चलाने वाले लोग थे, गाय के मांस की बिक्री करने वाले, वो देने को तैयार थे और उनसे पैसा लिया गया। पर वहां पर फिर भी आया, पर्याप्त पैसा नहीं है। जो पैसा लगाएगा वही प्रधानमंत्री की सीट प्राप्त करेगा। ये सबसे बड़ी बात आई। शाम को लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक मीटिंग चलती रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर दूसरे दिन फिर मीटिंग होनी थी, वो कैंसिल हो गई। फिर तीसरे दिन फिर मीटिंग हुई। मीटिंग के अंतर्गत में चंद केवल 20-25 लोग थे, उनके अंतर्गत में मैं भी था, क्योंकि उस समय में कई बातों में विवादग्रस्त था। जिस प्रकार से मुशर्रफ को मारने की बात आई थी, शिखर वार्ता समाप्त कराने की, तो मैं चर्चा में था। तो उस समय ये बात आई कि प्रधानमंत्री कौन बने, तो अभी तक तो ये था कि भाई आडवाणी जी बनेंगे, हम भी इस बात से खुश थे, चल रहा था मामला। पर अचानक एक बात आई कि जो पैसा लगाएगा, पैसा इकट्ठा करेगा, वही जो कि प्रधानमंत्री की सीट पर जाएगा। इसके लिए मोदी जी आगे आए। मोदी जी ने कहा यदि पैसे की बात है तो उसके अरेंज हम करेंगे। तो उसके लिए अडानी और अंबानी और 2 व्यक्ति और हैं जो गाय के मांस का व्यापार करते हैं, बीफ कंपनियां चलाते हैं, जो ये 4 लोगों को उन्होंने लिया। और जो कि इसका जो कि फिर लगभग जो कि 35 करोड़ जो कि रुपए में, ये जो कि तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा चलता है, इस टीम के लिए लगाया गया कि ये प्रचार प्रसार करें। और इन्होंने इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गुजरात के मॉडल का, कि गुजरात का मॉडल सबसे अच्छा है, गुजरात के मॉडल से अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, गुजरात के मॉडल पर जो कि देश का विकास हो। और ये प्रचार झूठा करते हुए प्रचार के अंतर्गत में कितना खर्चा किया अनाप शनाप, और मोदी को धीरे धीरे करके आगे ला दिया गया। और वो पैसा इस शर्त पर लगाया गया कि हम पैसा आप लगाएं, उसके बाद में देश तुम्हारे हाथ में होगा, जैसे तुम चाहोगे, जैसे देश को तुम चलाओगे उस तरीके से होगा, केवल मेरे साइन होगा, लेटर पैड होगा, जितनी भी योजनाएं होंगी, जो भी परियोजनाएं होंगी, सब तुम्हारी होंगी। और वही हुआ। मोदी जो कि प्रधानमंत्री बने, और बनने के बाद में मॉडल फिर प्रारंभ हुआ। अब देश को मोदी जी नहीं चलाते हैं, अडानी चलाते हैं, अंबानी चलाते हैं। और की चले क्या, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी बीफ कंपनियों के मालिक हैं वो चलाते हैं। और दूसरी बात आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज देश बिल्कुल बिक चुका है। देखिए, रेलवे बिक गई है, उड्डयन मंत्रालय बिक गया है, डाक विभाग बिक गया है, बिजली जो कि विभाग बिक गया है, शिक्षा विभाग बिक रहा है। मैं कहता हूं अभी तो पुलिस और फौज भी बिकने वाली है, बैंक जो कि बिकी गई है, अर्थात कुछ भी रहा नहीं है देश के अंतर्गत में। और इतना होने के बाद में नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुआ, कितने कितने टैक्स लगाए गए। सोचा कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास होगा, और हम धड़ाम से ऐसे गिरे, जमीन पे नहीं गिरे, जमीन से भी नीचे चले गए, माइनस के अंतर्गत में चले गए। लोग कह रहे हैं माइनस के अंतर्गत में 23.9 पॉइंट है, पर अभी आपको पता नहीं है, 100 से भी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं हम अभी माइनस के अंतर्गत में। और हमारे पास गिनतियां समाप्त हो जाएंगी। 6 महीने के बाद लोगों को मारेंगे, लोगों का जो कि इतना उत्पीड़न होगा, पूछ नहीं सकते, जो कि समझ नहीं सकते हो आप। आज मोदी जी ने गृह युद्ध की स्थिति के अंतर्गत में रख दिया हमको, हिंदू मुसलमान को के अंतर्गत में जो कि झगड़ा करा दिया है, एक दूसरे से डर लगता है, भय लगता है। मैं कल किसी केस के अंतर्गत में दिल्ली में गोकुलपुरी थाने में गया था, तो जो हिंदू समाज के लोग थे वो थाने में जा रहे थे, उनसे अच्छा व्यवहार किया जा रहा, और जो मुस्लिम थे वो डर रहे थे, भीतर जा नहीं पा रहे थे। ये स्थिति हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, आखिरकार मोदी जी ये कैसे चलेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं देशवासियों, अब आप समझ ही गए होंगे, मोदी कक्षा 8 पढ़े हैं, इनका इंटरव्यू भी हमारे पास है, अशिक्षित हैं, ऐसे हैं जो गाय के मीट का जो कि व्यापार करते हैं। इसे जब भी मैं लड़ता रहा, परंतु गाय के मांस का व्यापार विदेश में बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन्होंने पैसा लगाया है हर स्थिति के अंतर्गत में। और चंद चेले उन्होंने ऐसे ले लिए हैं जैसे कि योगी है, रामदेव है, और इधर को शाह और मोदी हैं। ये सब जो कि चल रहा है मामला, तो देश बिल्कुल समाप्त हो चुका है, इसमें कोई शंका नहीं है। देश को बचाना है तो 10 सितंबर को रामलीला मैदान जरूर पहुंचे। मैं मोदी से हिसाब लूंगा कि आखिरकार यहां पर किस प्रकार से तुमने देश को बेचा, किस आधार पर देश को बेचा। आप मेरे मित्रों, आप जान गए होंगे कि मोदी प्रधानमंत्री नकली हैं, असली नहीं है। इन्होंने बहुत बहुत नाटक किया है, कभी मुस्लिम को दबाया है, कभी दलित को दबाया है, कभी ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया गया इनके शासन के अंतर्गत में, कभी गुजरों को, कभी जाटों को, अर्थात बख्शा इन्होंने किसी को भी नहीं है। ये कहना चाहूंगा मैं आप लोगों से। इसलिए आप लोग सब एकजुट हों
और मोदी मुक्त भारत होना चाहिए, भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए, आरएसएस मुक्त भारत होना चाहिए। इसी आशा के साथ आपसे विदाई लेता हूं कि आप लोग एक रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर रहिए। जिस प्रकार से देश पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। और अब तक लोगों ने मोदी को बर्दाश्त किया, हम 5 साल मोदी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप हमारे साथ हैं तो आप हमारा साथ दें और जानें इस बात के लिए अच्छी तरीके से मोदी नकली प्रधानमंत्री कैसे हैं, कि मोदी वास्तव में असली भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। जय हिंद, जय भारत।